हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें प्लांट की लाइफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की विधियाँ क्या हैं, तो उसको देखते हुए फिर हम आज प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या क्या हैं और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरा देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पीछे कि पौधे जो हैं वो हरित लवक के अंदर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो किन किन मात्राओं में या किन किन कंडीशंस में या किन किन दशाओं में वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण की दर को कम या ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से अफेक्ट करती है प्रकाश संश्लेषण को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, इसका एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है जो कि यूज की जाती है इसमें। और हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन किस प्रकार से उसमें से इवॉल्व होती है और क्या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप। सबसे पहले जो कंडीशन है हमारी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे पौधे में जो होते हैं वो कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो बनते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं। एक्चुअल में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज का संश्लेषण हुआ है वो एक्चुअल में किसके द्वारा हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हुआ है। इसीलिए बोला जा रहा है कि पौधे में जो कार्बन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, भोज्य पदार्थ बनता है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा तो बहुत कम है, जो कि है 0.03%। और ये जो है वो लगभग 3, जो इसका जो लगभग अनुपात है वो स्थिर रहता है इसके अंदर। और जितने भी हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल की CO2 को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से लेते हैं, और जो जलोद्भिद पौधे होते हैं वो पानी में घुली हुई CO2 को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो आप यहाँ पर ज़मीन पे देखते हैं, वो पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं सीधे। लेकिन जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, जलोद्भिद पौधे का मतलब ये है कि जो कि प्लांट पानी के अंदर उगते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या जलोद्भिद कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो जल के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। समझ गए होंगे आप। CO2 को अवशोषित किया जाता है घुली हुई फॉर्म में, वो पौधे यूज करते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। बाकी जो पौधे टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे आम, महुआ, नीम आप देखते हैं यहाँ पर, वो डायरेक्टली वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो प्रातःकाल होता है सूर्योदय के समय और सायंकाल में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जब देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वायुमंडल में सीधे सीधे CO2 का कंसंट्रेशन वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर CO2 की यह मात्रा लगभग 0.03 से 0.1 तक पहुँच जाती है अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो। जैसे कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात लाइट रिएक्शन नहीं होती है, उस समय वो CO2 ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो
अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तब भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अब ये करते हैं हम इसकी एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपके पास में अगर कंटेनर है CO2 का, तो अगर उसमें रिक्वायरमेंट है कि आप 2 ग्राम डालिएगा, अगर उसमें 20 ग्राम इकट्ठे डाल देंगे तो वो जो है रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर मात्रा बढ़ जाती है तो स्टार्टिंग में तो आपकी रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 हो जाएगा तो उसकी परंतु धीमी पड़ जाती है। तो अभी देखिएगा इसमें बताएगा ये कि प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। जब जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वायुमंडल में, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु अधिक सांद्रता बढ़ने पर यह पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है। जैसा कभी मैंने बोला कि अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब भी पौधों के लिए हानिकारक होती है। अतः ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। अतः प्रकाश संश्लेषण में CO2 एक सीमाबद्ध कारक या लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। अगर इसकी संश्लेषण की दर अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सांद्रता बहुत ज़्यादा अधिक कर देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। अर्थात इसी CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। अगला जो फैक्टर है वो है प्रकाश। प्रकाश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश इस क्रिया के लिए जो भी ऊर्जा होती है वो प्रदान करता है। प्रकाश की तीव्रता, रंग आदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता, रंग आदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो आपका आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। इसकी दर लाल रंग से हरे रंग की ओर क्रमशः घटती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हरे रंग की तरफ बढ़ेंगे तो वो कम होगी और लाल रंग की ओर बढ़ेंगे तो ज़्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगला फैक्टर जो है वो क्लोरोफिल का है। पत्तियां जो हैं हरे तने जिसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई CO2 नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगा और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। तो क्लोरोफिल भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं। अब देखेंगे अगला टाइप जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो ताप द्वारा प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं एंजाइम के द्वारा पूर्ण होती हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये जो प्रोटीन होते हैं वो 0 से लेकर 60 डिग्री के मध्य अधिक सक्रिय होते हैं। अतः इस ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होगी। लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है तथा 35 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होती है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक मिल गया ये कि प्रकाश संश्लेषण की जो सर्वाधिक दर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर होती है और इसके 45 के बाद इसकी दर कम होती जाती है, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये रहा आपका अगला फैक्टर। तो अगर हम देखें अगला जो फैक्टर वो है वाटर। वाटर जो है वो लगभग 90% पाया जाता है। आप देख सकते हैं वाटर लगभग 90% पाया जाता है। जो जल जीवों में होने वाले सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक घटक है। सभी क्रियाएं जल में संपन्न होती हैं। पौधों में जड़ें द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तथा जाइलम ऊतकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जल बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जलीय माध्यम तैयार करता है। दूसरा, यह खनिज लवण का स्थानांतरण करता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। खनिज लवण का भी संश्लेषण या स्थानांतरण ये करता है। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वाटर है उसी से डिकम्पोजिशन के द्वारा O2 बाहर निकलती है। अगला फैक्टर देखेंगे कोशिका में संचित भोजन की मात्रा।
प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो पत्तियों में होती है, भोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। पत्तियों में भोजन की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा फिर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि पत्तियों में भोजन की मात्रा कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो जितने भी फॉर्मेशन करेंगे पत्तियों के अंदर, वो सीधे सीधे आकर के उसके तने या उसके जड़ में स्टोर हो जाते हैं। अगला फैक्टर है ऑक्सीजन। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को देखेंगे। जो पत्तियों पर उपस्थित स्टोमेटा होते हैं, जब तक खुले रहते हैं तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। अतः पत्ती को आंतरिक संरचना भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसके द्वारा CO2 वो अंदर प्रवेश करती है कोशिकाओं के अंदर और ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब अगला फैक्टर हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो उसकी वायुमंडल में अधिक मात्रा होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है, तथा जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होती है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आज हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हमने देखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमने लाइट देखा, लाइट के बाद हम लोगों ने क्लोरोफिल देखा, क्लोरोफिल के बाद हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर के बाद हम लोगों ने वाटर को देखा, वाटर के बाद हम लोगों ने कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ की मात्रा देखा। अगर ज़्यादा मात्रा रहती है भोज्य पदार्थ की संचित रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। और पत्तियों में अगर स्टोमेटा जो पाए जाते हैं अगर वो खुले रहते हैं और बंद रहते हैं तब भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। अगला है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आज देख लिया। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उसको देखेंगे। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।